मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम माइनर पेपर, पेपर 2 डिसिप्लिन ए और पेपर 3 डिसिप्लिन बी, सेमेस्टर 1 कोर्स क्रेडिट 4 के अंदर जिन्होंने भी स्टूडेंट्स ने शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार, बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन वाली बुक ली है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो भी चीजें चेंजेस हुई हैं वो इस वाली बुक के अंदर आपको चेंज मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम जो बुक थी उसके हिसाब से ये जो है अपडेट हो गया है सब कुछ। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं उस लेसन के बारे में जो आपका हर बार पूछा ही जाता है और जिसमें आपको 20 नंबर जो है मिलना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। सबसे यूनिट नंबर 1 में हमारा जो पहला लेसन है शिक्षा, उसका अर्थ, उद्देश्य और प्रक्रिया। तो ये जो आपका लेसन है ये आपका पूरे के पूरे 20 नंबर आपको दिलाने में मदद करता है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो ये मेरी गारंटी है कि आपको 20 के 20 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1, शिक्षा, अर्थ, उद्देश्य तथा प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो ये शिक्षा वर्ड है जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, उसका मीनिंग, उसका अर्थ, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया क्या है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को हम बहुत ही आराम से बनाएंगे जिससे कि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए, क्योंकि पिछली बार एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आपने वीडियो में थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बोला था तो हमारे को कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए आज हम क्या करेंगे, वीडियो को हम थोड़ा सा धीरे लेकर चलेंगे और अगर आपको वीडियो को थोड़ा सा और तेज देखना है तो आप जो है स्पीड को अपना तेज कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ये जो पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर जो है सीखने को मिलेगी और आपका किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहला तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो देखो मैंने आपको बता दिया कि जो शिक्षा है ना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा का मूलभूत अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को मिला लीजिए और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका यहां से तैयार हो जाएगा कि शिक्षा का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य और उसकी प्रक्रिया बताइए। या फिर जो दूसरा आपका जो रहेगा, एक क्वेश्चन आपका यहां से भी तैयार होगा कि शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है और ये क्या होते हैं। तो यानी कि इतना ही आपको जो है अच्छी तरीके से समझना है। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि जो इसकी प्रस्तावना है उसमें क्या बता रखा है एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको जो है लास्ट तक वीडियो को देखना है और लास्ट में वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें जरूर बताइएगा जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है, और क्या जो मैंने बोला था कि 20 नंबर आपके पक्के हैं वो पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन की, जो कि आपको बहुत जरूरी है। कभी भी आप कोई भी आंसर लिखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले 4 या 5 लाइन का आपको इंट्रो देना ही देना है, उसके बाद में आप मेन उस पे आएंगे। तो देखो यहाँ पर बताया गया है बहुत ही साधारण शब्दों में और ये बहुत अच्छी लाइनें यहाँ लिखी हुई है जो आपके इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छा बना देगी। देखो, आज के समय की अगर हम बात करें, टुडेज वर्ल्ड, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना हमारे देश की प्रमुख चिंता के विषयों में से एक है। अगर हम बात करें कि आज जो है बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी चिंताएं हमारे समाज में फैली हुई है, उसी में सबसे प्रमुख जो चिंता है वो क्या है, शिक्षा की। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो एजुकेशन से बहुत पीछे चलती जा रही है और वो जो है आजकल सोशल मीडिया में ज्यादा कनेक्टेड है। तो इसलिए आजकल के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण जो चिंता है वो यही है कि जन जन तक शिक्षा को कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा एक संतुलित मानव व्यक्तित्व और फलदायी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम क्या सभी मानते हैं कि जो एजुकेशन है, अगर एजुकेटेड पीपल अगर कहीं पर भी जाते हैं, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है कहीं पर भी जाएगा तो वो संतुलित मानव व्यक्तिगत और फलदायी जीवन के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। शिक्षा एक वो साधन है, अगर हम बात करें कि शिक्षा शिक्षा एक वो साधन है जो मनुष्य को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलता है। यानी कि हमारा जन्म होता है तो हम लोग जैविक प्राणी होते हैं और बाद में क्या होता है, धीरे धीरे हम सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको अपनी लाइनें कुछ ऐड करके बताता हूँ कि अगर हम देखें नॉर्मल, तो देखो शिक्षा जो है ना आपकी दो प्रकार से है। कौन कौन सी शिक्षा होती है, एक होती है आपकी कौन सी, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक या फिर जैविक, है ना। हम प्राकृतिक मान लेते हैं, ठीक है, प्राकृतिक शिक्षा, प्राकृतिक शिक्षा। दूसरी हमारी कौन सी है, सामाजिक शिक्षा, है ना। अब ये सामाजिक और प्राकृतिक है क्या, तो देखिए, प्राकृतिक शिक्षा जो ईश्वर ने हमारे को दी है, यानी कि हम लोग जन्म लिया, हमने हमने जन्म लिया तो हमें पता है कि जो हमारे ऑर्गन्स है, यानी कि हमारा मुंह, हमारे पैर, हमारे हाथ, ये किस काम आते हैं। ठीक है, हम लोगों को अगर कोई भी सिंपल सी बात है कि हमारी आंखें हैं तो हमारे को कोई ये नहीं बताएगा हमें आँखों से देखना है, हाथों से खाना है, पैरों से चलना है, ये हमें ऑलरेडी आता है, ये इनबिल्ट है। जैसे हमने कोई कंप्यूटर लिया और वो इनबिल्ट है, तो वो हमें पता है ऑलरेडी, ये प्राकृतिक है। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है? क्या देखो, देखना है आँखों से ये तो हमें पता है, क्या देखना है, अच्छा-बुरा, ये हमें समाज सिखाता है, तो वो क्या है, सामाजिक शिक्षा है। यानी कि हमारे को जो है ये नॉर्मली एक कंप्यूटर बनाकर दे दिया जिसके अंदर ये सब चीज़ें इनबिल्ट है, अब इनका प्रयोग कैसे करना है वो
सॉफ्टवेयर जो है वो सारे कौन अपलोड करेगा, अपडेट करेगा इसके अंदर, वो समाज करेगा, है ना? तो एक बच्चे का जन्म हुआ, उसको पैर से चलना है, हाथ से जो है कोई चीज़ पकड़नी है, मुँह से कुछ खाना है, आँखों से देखना है, कानों से सुनना है, ये बताया नहीं जाता, ये ऑलरेडी उसको पता होता है। पर उसके अंदर कुछ परिवर्तन है कि भई उसको क्या देखना है, कहाँ चलना है, क्या चीज़ उसको जो है छूनी है, क्या नहीं छूनी है, ये सब समाज से मिलता है उसको, ठीक है? तो प्राकृतिक शिक्षा क्या है जो हमें ऑलरेडी मिली हुई है, सामाजिक शिक्षा समाज में रहकर हमें पता चलता है ना? तो प्राणी जगत के अन्य जीवों से अलग करती है। देखो प्राणी जगत मतलब जितने भी हमारे समाज में आस-पास में जितने भी प्राणी रहते हैं, जीव-जंतु रहते हैं, उन सभी से हमें अलग बनाती है एजुकेशन। शिक्षा से ही किसी भी मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। कैसा भी विकास अगर हम बात करें, छोटा विकास, बड़ा विकास, कैसे भी चारों तरफ से सर्वांगीण विकास जो है वो शिक्षा के आधार पर ही होता है। एक शिक्षित व्यक्ति जो है अपने समाज में, इसको हम थोड़ा-सा यहाँ से इरेज़ कर लेते हैं। हाँ, जो एक शिक्षित व्यक्ति है वो अपने समाज में अपने कर्तव्य का पालन करता है, राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान देता है। शिक्षा मानव को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने वाली पीढ़ियों को भी सौंपने के काबिल बनाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये लाइनें बहुत ईज़ी तरीके से समझ में भी आई होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, कि जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि आखिर आप शिक्षा से क्या समझते हो? शिक्षा का अर्थ क्या होता है? उसकी प्रक्रिया बताइए, उसके उद्देश्य बताइए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं अच्छी तरीके से। ऊपर आपने इंट्रो पढ़ लिया, वो आपको ज़रूर लिखना है। शिक्षा का अर्थ, ठीक है? तो ये आपको क्या करना है, आपको जो है अपने आंसर शीट में ये बीच में लिखना है ना? इसे आप बीच में लिखोगे, शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ ऐसे लिखकर आप उसको इस तरीके से जो है एक डायग्राम में एक क्लाउड के अंदर बंद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि शिक्षा शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से हुई है। अब जो शिक्षा शब्द है, जो ये निकल कर आया है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है, वो एक संस्कृत भाषा का एक शब्द है शिक्ष, उसी धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो देखो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया कि भई इसके व्याख्या के अनुसार ये कहा जा सकता है कि शिक्षा क्या है? वो सीखने-सिखाने की एक प्रक्रिया है। किसी भी चीज़ को हम सिखा रहे हैं, कोई सीख रहा है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ये प्रक्रिया ही जो है शिक्षा कहलाएगी। क्लियर है? अब यहाँ तक तो आपने देख लिया भाई संस्कृत भाषा के शिक्षु धातु से निकला हुआ है। सेम इसी शब्द को अंग्रेजी भाषा में अगर हम देखें, तो शिक्षा के लिए एक अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त एक शब्द है जिसका जो शब्द है आपका एजुकेशन, है ना? अब एजुकेशन शब्द जो है ये कहाँ से निकला? ये एक लैटिन भाषा से निकला हुआ है। अब लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं, एक एडुकेटम और एक एडुकेयर। अब एडुकेटम और एडुकेयर जो है इनका मतलब क्या होता है? तो देखो, एडुकेयर का अर्थ होता है प्रशिक्षित करना। प्रशिक्षित का मतलब होता है टीचिंग देना किसी चीज़ की, है ना? ट्रेनिंग देना किसी चीज़ की। और एजुकेटम का मतलब होता है शिक्षण के कार्य को, यानी कि जो भी शिक्षण का कार्य है उसको दर्शाता है। तो ये जो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है एजुकेशन, ये किससे निकला है? ये भैया लैटिन भाषा के 2 शब्दों से निकला है। एक वर्ड है आपका एडुकेटम और एक है आपका एडुकेयर, है ना? अब एडुकेयर का अर्थ क्या होगा? प्रशिक्षित करना, किसी भी चीज़ को ट्रेन करना, है ना? किसी को कुछ चीज़ सिखाना। और एजुकेटम का मतलब क्या है कि शिक्षण का कोई भी कार्य है, उस चीज़ को दर्शाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया संस्कृत भाषा और उसके। अब अगर हम आगे देखते हैं अब वहीं अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो एजुकेशन शब्द में जो एक वर्ड है ए, है ना? इसका अर्थ होता है अंदर की तरफ और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। यानी कि अंदर की तरफ आगे बढ़ने को ही हम क्या बोलेंगे? एजुकेशन बोलेंगे। तो एजुकेशन ये जो लैटिन भाषा का एक शब्द है और जो शिक्षा है वो आपका शिक्षुधाता यानी कि संस्कृत जो है उसका अर्थ संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आपको ये 2 चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे क्या, आपने सबसे पहले क्या करा, आपने पहले इंट्रो दे दिया, है ना? इंट्रो लिखने के बाद में स्टूडेंट्स आपने क्या लिखा कि एजुकेशन का अर्थ क्या है, यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या है, वो भी आपने अच्छे तरीके से बता दिया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 2 से 3 आपको जो है डेफिनेशंस लिखनी है किसके द्वारा लिख दी गई, यानी कि जो भी समाजशास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। देखो वैसे तो शिक्षा का जो अर्थ है ना वो व्यापक है, समुद्र है पूरा। तो आप कितना भी उसको कहीं से भी सुन लीजिए, कहीं से भी समझ लीजिए, तो उसका जो है एक पूर्ण तरीके से जो है कोई भी उसको जो है निश्चित परिभाषा के अंदर जो है संकलित नहीं कर सकता है। तो इसके अलग-अलग प्रकार से जो है इसके अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो ऋग्वेद के अंदर, है ना? ऋग्वेद में क्या बोला गया? इसमें बोला गया जी शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। अगर हमारे समाज में मानव है और अगर उस मानव के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल है और वो सेल्फिश नहीं है, ठीक है? तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा लेने के बाद में आत्मनिर्भर बन जाता है और निस्वार्थी बन जाता है, तो उसी को हम शिक्षा कहते हैं।
ठीक है? समाज में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, पर पढ़े लिखे होकर भी वो अनपढ़ों जैसी हरकतें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कहा गया है कि शिक्षा लेने के बाद भी वो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। शिक्षा लेने के बाद में वो जो है स्वार्थी हो जाते हैं। तो इसलिए ऋग्वेद में क्या बोला गया साधारण शब्दों में कि शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, कॉन्फिडेंस और निस्वार्थ बनाती है, यानी कि वो बिल्कुल सेल्फलेस बनाती है कि अपने आप में जो है वो सेल्फिश ना रहे। ठीक है? आगे देख लेते हैं अब जरा हम स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है? इन्होंने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को हमारे मन में, हमारे अंदर जो भी चीजें हैं उनको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। आपके मन में कोई भी चीज है, आपके मन में कोई विचार है, कुछ भी है, आपके आंतरिक शक्ति को बाहर निकाल कर आप दर्शाते हो तो वो क्या है? शिक्षा है। ठीक है? तो हमारे मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को ही आगे निकालना या अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाएगा? शिक्षा कहलाएगा। तो 2 तो आपको ये डेफिनेशन याद रख लेनी है, ठीक है? और ये तो क्या हो गई आपकी, भाई देखो ऋग्वेद के अनुसार ये हो गई आपके एक हमारे हिंदू उसमें क्या कहते हैं, अगर हम बात करेंगे भारतीय एक जो है एजुकेशनिस्ट हम बोल सकते हैं, या फिर हम जो है दर्शनवादी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इनको। अब 2 विदेशियों को हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? 2 विदेशियों के बारे में, क्योंकि देखो भाई 2 अपने देशी और 2 विदेशी, तो ये डेफिनेशंस आप लिखोगे तो क्या होगा? बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट जो है दे रखी है। जैसे अब स्पेंसर ने क्या बोला है? शिक्षा का अर्थ क्या है? अंतर शक्तियों का बाहरी जीवन में समन्वय स्थापित करना, यानी कि तालमेल। क्या? तालमेल। कि जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, इनको बाहरी जीवन पे हम कैसे जोड़ेंगे, उनके बीच का तालमेल बनाना ही शिक्षा कहलाती है। ये स्पेंसर ने बोला है। वहीं एक छोटी सी डेफिनेशन रूसो ने भी दी है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा बच्चे का आंतरिक विकास है, कि कोई भी जो बच्चा है उसका आंतरिक विकास करने का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो कौन करती है? शिक्षा करती है। ठीक है? तो 2 तो आपने जो है देसी और 2 विदेशी, ये 4 डेफिनेशंस आपने यहाँ पर देख ली। अगर आप उसमें एक और डेफिनेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नीति जो आई थी 1964 और 66 के अंदर, ठीक है? उसके अंदर जो है क्या डेफिनेशन दी गई है कि शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है और शिक्षा राष्ट्रीय संपदा और राष्ट्रीय कल्याण की कुंजी है। ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर इतना बहुत है, अगर आप इतना कर लोगे तो आपके नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे। आगे चलते हैं। तो देखो कितनी अच्छी लाइनें लिखी गई हैं। सच में देखा जाए तो शिक्षा का क्षेत्र इतना विशाल और विविध है कि इसकी स्पष्ट परिभाषा देना बहुत कठिन है। ये मैंने आपको बताया था इन द स्टार्टिंग। आई टोल्ड यू दैट देयर इज नो परफेक्ट और नो सर्टेन डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, कि कोई ऐसी एजुकेशन की डेफिनेशन नहीं है जो पर्टिकुलर कोई भी बोल दे कि हाँ भाई यही एजुकेशन की डेफिनेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बल्कि अलग-अलग विचारक, अलग-अलग शिक्षाविद, अलग-अलग व्यक्ति जो है अपने तरीके से, वैज्ञानिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, सब अपने-अपने तरीके से जो है शिक्षा को अपने शब्दों में परिभाषित करते हैं, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पर हम ज़रा कि शिक्षा को एक उद्देश्यपूर्ण, जागरूक या अचेतन मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो व्यक्ति के विकास को उसकी पूर्ण सीमा तक, समाज को उससे अधिकतम विकास तक लेकर जाती है, कि जितना आप विकास कर सकते हो उससे ज़्यादा विकसित करने में आपको कौन मदद करेगी? एजुकेशन, शिक्षा, है ना? तो शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसे ज्ञान और अनुभव के रूप में भी देखा जाता है। तो देखिए भैया इसीलिए बोलते हैं ना कि पढ़ लो बेटा मौका है ना? तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको समझाया जाता है कि भई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और आने वाले टाइम में आगे जाकर आपको एहसास होता है कि भई हाँ, हमने एजुकेशन नहीं ली तो शायद आज दिक्कतें हो रही हैं। फिर वो अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा हमने गलती कर दी, आप मत करना, आप ज़रूर एजुकेशन लेना। तो सेम यही चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर आपने यहाँ तक ये पढ़ लिया कि शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ आपने देखा संस्कृत भाषा के अर्थ में क्या है, और लैटिन यानी कि अमेरिका जो अंग्रेजी शब्द है एजुकेशन, तो एजुकेशन शब्द जो है वो कहाँ से निकला? लैटिन। एक वर्ड है एजुकेयर, है ना? एजुकेटम उनसे निकला हुआ है, वो आपने देख लिया। उसके बाद में आपने 2 परिभाषाएँ देखी, 2 किसके द्वारा? 2 डेफिनिशन देखी आपने, जो भारतीय हैं उनके दार्शनिकों के द्वारा, 2 आपने देखी विदेशियों के द्वारा, ठीक है? अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि आपने ऊपर जो बता दिया वो बता दिया, फिर ये भी पूछ लेते हैं कि व्यापक अर्थ में क्या है और संकुचित अर्थ में क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए बहुत आसान और साधारण शब्दों में मैं आपको बता दूँ, व्यापक का मतलब क्या है? व्यापक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फैलाव, बिल्कुल, है ना? फैला, बहुत दूर-दूर तक फैला हुआ, या बिल्कुल खुला, या बिल्कुल दूर-दूर तक की अगर हम बात करें, दूर तक फैला हुआ उसको हम व्यापक बोलेंगे। जैसे कि शिक्षा किसी भी समाज में सदैव चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य जन्मजात शक्तियों का विकास होता है और उसमें ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है और व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रक्रिया में मनुष्य को एक सभ्य, योग्य, संस्कृत नागरिक बनाया जाता है। यह व्यापक रूप से है। शिक्षा किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है।
अब इसके अनुसार शिक्षा उन सभी अनुभवों का समावेशन है या समावेश है जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती है। समावेश का मतलब होता है इंक्लूसिव, यानी कि सब चीजों को एक ही चीज में जोड़ देना। अब उसके बाद में आता है आपका संकुचित अर्थ। तो मैं आपको ये बता दूं पहले कि जो संकुचित अर्थ है, स्कूल में दिए जाने वाले निर्देशों को शिक्षा कहा जाता है, यानी कि ये कुछ ही सीमित है। यानी कि अगर हम बात करें कि एक बिल्डिंग है जो चारों तरफ से बंद है तो ये संकुचित है, और अगर हम बात करें कि एक रोड है, वहां पर आप खड़े हो तो ये चारों तरफ से खुला हुआ है, तो ये क्या है, ये व्यापक है ना। तो कहीं से भी मिल रही है शिक्षा, ये व्यापक है। ये सिर्फ चार दीवारी में मिल रही है, ये संकुचित है, ठीक है। पर अगर हम देखें इसको तो दोनों चीजों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि व्यापक है क्या एक्चुअल में और संकुचित है क्या। तो देखो यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका। व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है, ये आजीवन चलती है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आपने जन्म लिया, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली ये शिक्षा क्या कहलाएगी, व्यापक कहलाएगी। चाहे आप एक रिक्शे वाले से कोई ज्ञान लेते हैं, चाहे आप सब्जी बेचने वाले से कोई ज्ञान लेते हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स में कोई बहुत बड़ा है उसने आपको कोई ज्ञान दिया, कहीं से भी आप ज्ञान ले रहे हो तो ये सब क्या कहलाएगा, व्यापक कहलाएगा, है ना। कहीं से भी आ रहा है, ये नियोजित भी हो सकता है, ठीक है, और अनियोजित भी हो सकता है ना। गलत लिख दिया यहाँ पर। अनियोजित दोनों प्रकार से की जा सकती है। शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उन्हें सीमाओं में नहीं बांधा जाता। देखो कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। इसका पाठ्यचर्या बहुत ही व्यापक होता है, इसके जो पढ़ने की जो चीजें हैं वो बहुत खुली हुई हैं, कहीं से भी आप कुछ भी पढ़ लिए। न्यूज़पेपर से आप ज्ञान ले रहे हो वो भी व्यापक है, टेलीविजन देख रहे हो आप वो भी व्यापक है ना। इसमें शिक्षण विधियां कराई जा सकती हैं, अलग अलग तरीके से टेक्निक जो है इसमें यूज की जा सकती है। समय स्थान की कोई बाध्यता नहीं है, रात के 2 बजे भी अगर आप किसी की कोई स्पीच सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, तो ये सब ये किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया हो सकती है कि यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, यहाँ पर एक उसके पिताजी हैं, उसको कोई भी ज्ञान दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये व्यापक एजुकेशन हो गई, है ना। जिसका कोई भी एक निश्चित जो है ना तो समय ना स्थान, और कोई भी इसके अंदर प्रक्रिया में कोई ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत नहीं होती, दो व्यक्ति किसी भी चीज का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वो व्यापक शिक्षा कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक। फिर आता भी आपका संकोचित शिक्षा। अब देखो इसको समझो, एक निश्चित समय में चलने वाली, जैसे आपने एडमिशन लिया बीए में, तो आपको पता है कि आप 3 साल तक अपनी ग्रेजुएशन करोगे, तो ये क्या है, संकुचित है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम है, एक निश्चित जगह है जहां पर आपको दी जा रही है शिक्षा, है ना। सबको थोड़ी ना मिल रही है, आप ही को मिल रही है। ये केवल नियोजित तरीके से दी जाती है। इसका उद्देश्य सीमाबंद होते हैं कि भाई अगर 10वीं में हो तो आपको पता है कि 1 साल आप पढ़ोगे, 10वीं से 11वीं तक जाते हुए, तो 10वीं का सिलेबस पढ़ना है आपको, है ना। तो इसका एक उद्देश्य होगा, सीमाबंद होगा, सुनिश्चित होगा, पाठ्यक्रम सुनिश्चित होगा, और समय से ही निर्धारित किया जाएगा। शिक्षण स्थान एक जगह पर होगा, और ये प्रक्रिया हमेशा एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच होती है, ठीक है। तो जो व्यापक है उसमें चाहे शिक्षक विद्यार्थी हो, कोई भी हो, कहीं से भी हो, कहीं से भी शिक्षा मिल रही है तो व्यापक है। और जब शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में किसी चीज का आदान प्रदान हो रहा है तो ये शिक्षा क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी संकुचित शिक्षा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि शिक्षा क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो ऐसे करके आएगा, शिक्षा का अर्थ, ठीक है, शिक्षा का व्यापक व संकुचित क्षेत्र क्या है ना। या फिर इससे आप क्या समझते हैं। तो व्यापक और संकुचित मैंने आपको बता दिया, शिक्षा का अर्थ मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो भी इसी से बनेगा, शिक्षा का अर्थ क्या है और शिक्षा के मूल उद्देश्य बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो इसको देख लेते हैं अच्छी तरीके से। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से, है ना। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आराम से देखते रहिए और समझते रहिए। शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या है, देखो शिक्षा का एक उद्देश्य शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। इसका एक उद्देश्य रहता है पूर्ण तरीके से, चाहे हम इसको व्यापक अर्थ में देखें चाहे फिर संकुचित रूप में देखें, दोनों रूप में कहीं पे भी देखेंगे तो शिक्षा कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। किसी भी अर्थ को किसी भी तरीके से देखेंगे तो शिक्षा का एक अर्थ होगा और उद्देश्य होगा ही होगा। अब हमेशा से शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, समाज का विकास और उसकी निर्णयता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अब इसके 3 पॉइंट्स हैं। हम इसको जो है इस तरीके से एक क्लाउड बना सकते हैं छोटा सा, ठीक है। इसके उद्देश्य, फिर उसको हम ऐसे 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें हम पहला लिखेंगे प्राचीन भारत, दूसरा लिखेंगे मध्यकालीन युग, फिर लिखेंगे अंग्रेजों के आने के बाद, फिर स्वतंत्रता के आने के बाद, है ना। तो ये हम नॉर्मली अपने उसको और अच्छा सा करने के लिए हम ये 4 पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसके प्रमुख उद्देश्य जो है वो देखेंगे। देखो प्राचीन भारत में अध्यात्म की शिक्षा का आदर्श था, कि प्राचीन भारत की बात करें तो उस समय शिक्षा का अर्थ किससे था, अध्यात्म से था,
है ना? और शैक्षणिक उद्देश्य जीवन की अवधारणा और निर्धारित किए जाते थे। शिक्षा का उद्देश्य आत्मबोध मतलब अपने आप को जानना हुआ करता था उस समय। फिर दूसरा आया मध्यकालीन युग में, धर्म ही जीवन और समाज का मुख्य मार्गदर्शक था। यानी कि इसमें शिक्षा का मतलब क्या था? धर्म, धर्म से जोड़ा जाता था। फिर आया अंग्रेजों के बाद, उन्होंने हमारे स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को हटाकर अपनी अलग शैक्षणिक व्यवस्था बना दी। उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? मजदूर वर्ग के भारतीय तैयार करना, जिससे वे सरकारी कार्यकालों के अधीनस्थ पदों का काम कर सके। पढ़ा लिखा कर उनको क्या बनाया जाए? नौकर बनाया जाए। तो उनका फिर ये था। फिर जब आज़ादी मिल गई, व्हेन वी गॉट फ्रीडम, उसके बाद में क्या हुआ? आफ्टर गेटिंग फ्रीडम हमारा एजुकेशन कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल चेंज हो गया। भारतीय नेताओं ने क्या करा? ब्रिटिशों द्वारा शुरू की गई शिक्षा की प्रणाली में थोड़े दोषों का एहसास हुआ और इसे बदलकर उन्होंने कुछ कदम उठाए और शिक्षा का सार्वभौमिकरण समय की आवश्यकता थी और इसीलिए उन्होंने उन सब चीज़ों को चेंज कर दिया और उसके बाद में इसमें कुछ सुधार किए और सुधार करने के बाद में इन्होंने क्या करा? बदलते समय के साथ में शिक्षकों को व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता और उसके व्यक्तित्व के विकास करने वाली प्रक्रिया को बनाने के रूप में देखा जाने लगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब उसके बाद में हम बात करेंगे इसके उद्देश्य क्या है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका उद्देश्य है। उद्देश्य में सबसे पहले क्या आएगा? पहला पॉइंट, ठीक है? पहला पॉइंट आपका सामाजिक विरासत का हस्तांतरण। आपको ये 1, 2, 3 नहीं लिखना, याद रखिएगा आप, सिर्फ अब ये पॉइंट डालिए, 2 लाइन ऐसे डालिए और अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप ग्रेजुएशन में हो, तो आपको 1, 2, 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पूछते हैं कि 3 पॉइंट बताइए, 4 पॉइंट बताइए, तो आप उसके अंदर इंडिकेट कीजिए, अदरवाइज़ देयर इज़ नो नीड टू राइट डाउन एन इंडिकेशन 1, 2, 3, 4 और कुछ भी स्टार वगैरह लाइक दिस, ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो है इंट्रो देना है, उसके अंदर ये जो मेन पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, आपको सेंटर में लिखना है। सेंटर में लिख दिया, फिर आप अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट करिए थोड़ा-सा स्पेस छोड़कर, ठीक है? शिक्षा के द्वारा एक पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को अपने ज्ञान, लोक चलन, लोक नीति, सामाजिक गठन के संस्थापक प्रतिमानों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है। अब सामाजिक विरासत हस्तांतरण का मतलब क्या है? विरासत का मतलब क्या होता है? लेगेसी। है ना? लेगेसी यानी कि जो भी हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, पहले के लोगों से। तो शिक्षा के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपना ज्ञान, अपनी लोक नीतियाँ, अपना सामाजिक चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, वो कैसे जाएगी? वो एजुकेशन के पर्पज़ से जाएगी, एजुकेशन के थ्रू ही जाएगी। अब कई संस्थाओं जैसे कि परिवार की बात करें, विद्यालय, धार्मिक संप्रदायों या औपचारिक साधनों के समुदाय व राज्य के अनौपचारिक साधनों द्वारा किया जाता है, जिससे क्या होगा? एक समाज के विरासतों को हस्तांतरित किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, आज हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं या फिर हम क्रिसमस मनाते हैं या गुरु पर्व मनाते हैं, तो ये कैसे मना रहे हैं? हमें थोड़ी ना पता उस समय क्या हुआ करता था। पर वो ये सब चीज़ें लिखित रूप में रही एजुकेशन पर उससे तो धीरे-धीरे क्या हुआ शिक्षा का उद्देश्य यही था कि जो चीज़ें पहले बीती हैं उनको आगे तक चलाया जा सके। तो सामाजिक विरासत का हस्तांतरण हो रहा है शिक्षा की वजह से, ठीक है? तो उसका पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या कहलाता है? दूसरा उद्देश्य भैया आपका शारीरिक विकास कि अरस्तू क्या बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा कहलाता है। बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने लिखी है। आप इसको डेफिनेशन में डाल सकते हो कि अरस्तू ने क्या बोला है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। अब शारीरिक विकास शिक्षा का एक सार्वभौमिक उद्देश्य है। यह उनकी मांसपेशियों को सशक्त बनाने, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों के विकास, जननाट शक्तियों के विकास से जुड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि जैसे आसन, व्यायाम, खेल-कूद ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है ना? तो ये एजुकेशन का दूसरा पर्पस है यानी कि दूसरा उद्देश्य है। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। तीसरा पॉइंट आपका मानसिक विकास। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे के विचारों का आदान-प्रदान हेतु भाषा का ज्ञान, वस्तु जगत और आध्यात्मिक जगत को जानने के लिए अलग-अलग विषयों का प्रदान करें। अब अगर हम बात करें कि भई जो मानसिक विकास है, बच्चा देखो किसी भी चीज़ का जो है याद करता है किसी चीज़ को, उस पे तर्क करता है ना? उसको इमेजिन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, निर्णय करता है। इन सभी चीज़ों में वृद्धि करना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। ठीक है? उसके बाद में आता है आपका भैया सामाजिक विकास। अब हम समाज में रह रहे हैं क्योंकि हम लोग जब आए थे तो हम जैविक प्राणी थे, है ना? फिर एजुकेशन हमने ली, तो हम क्या बन गए? हम बन गए भैया सामाजिक प्राणी। अब सामाजिक प्राणी बन गए हैं तो भैया शिक्षा का उद्देश्य क्या कहलाएगा? कि सामाजिक विकास करिए। तो ये बात तो एकदम स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक संदर्भ के बिना तो रह नहीं सकता, ना ही आगे बढ़ सकता। व्यक्ति सुरक्षा हित समाज पर ही निर्भर होता है। समाजीकरण और शिक्षा दोनों ही मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा बच्चों को समाज की भाषा सीखने में, उनके रीति-रिवाज को, रहन-सहन की विधि, आचार-विचार, समाज की अच्छाई-बुराई, संवेदनशीलता बनाकर समाज में समायोजन करके योग्य बनाने वाली प्रक्रिया पर कार्य करता है। यह एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए बच्चों में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति ये सारी भावनाओं का विकास करना इसके अंदर आवश्यक माना जाता है।
तो ये हमारा हो गया सामाजिक विकास का उद्देश्य। उसके बाद में भैया इसमें आता है आपका एक नैतिक और चारित्रिक विकास क्या है। अब देखो, नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण दोनों ही संबंध जो है मनुष्य के संपूर्ण आचरण से है। अब विवेकानंद जी और गांधी जी ने ही बोला है कि चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया है। चरित्र निर्माण पर जोर देने की बात ये दोनों करते हैं। इन्होंने बोला कि एक व्यक्ति के अंदर या एक बच्चे के अंदर नैतिक और चरित्र का विकास जो है वो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि बच्चे को ही शिक्षा के द्वारा उसके नैतिक और उसके चरित्र को विकसित किया जाएगा। जैसे उसमें ईमानदारी, परोपकार, उसके अंदर एक किसी कार्य को करने के लिए इच्छा, कोई कर्तव्य, ये सारे चारित्रिक गुणों का विकास जो है शिक्षा के द्वारा ही किया जाएगा, है ना? उसके बाद में आता है आपका भैया सांस्कृतिक विकास। हमारी जो संस्कृति है वो आज बनी हुई है, क्यों बनी हुई है? वो सांस्कृतिक धरोहर आज तक इसलिए बनी हुई है क्योंकि शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा ही लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं। क्लियर है यहाँ पर? फिर आता है भैया आपका जो आजकल का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, व्यावसायिक विकास। क्योंकि आज जो है हमारे समाज के अंदर व्यवसाय एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है, क्योंकि अगर आज व्यवसाय नहीं करोगे, आप बिज़नेस नहीं करोगे आप, तो क्या होगा? आप जो है 2 पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि नौकरी से ज़्यादा आजकल जो है व्यावसायिक रूप से जो है बच्चा जो है कार्य करने की सोचता है। व्यावसायिक उद्देश्य को शिक्षा उपयोगितावादी उद्देश्य मानता है। जीविकापोर्जन का उद्देश्य भी कहा जाता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, है ना? ये मौलिक आवश्यकता है, इनको पूरा करने के लिए बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा का लेना भी बहुत ज़रूरी है। अब व्यावसायिक शिक्षा के अंदर जो है बच्चा चीज़ों को सीखेगा और आगे जाके जो है तकनीक हो, प्रशासनिक हो, संगठनिक हो, कोई सी भी चीज़ों को सीखने के बाद में अपने घर को सही से चला सकता है। फिर आता है नागरिकता और शासन तंत्र। भैया देखो, देश में रह रहे हो तो देश के प्रति अच्छी ज़िम्मेदारियाँ, देश के प्रति अपनी जो है नागरिकता अपनी वो देनी है कि हाँ जी, आप देश के नागरिक हो और देश की आवश्यकताएँ, राष्ट्र की आकांक्षाएँ, इनकी पूर्ति करने का भी आपको जो है उत्तरदायित्व माना जाता है, ठीक है? देश के प्रति आपकी जो है स्पष्ट सोच हो, लिखने-बोलने की स्पष्टता हो आपके अंदर, जीवन जीने की कला हो, सहायता करते हो आप, सहनशीलता हो, ये सारी चीज़ें, देशभक्ति की भावना हो, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है? तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से, है ना? अब इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद में आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है कि शिक्षा के विभिन्न रूप बताइए, कि शिक्षा के कौन-कौन से रूप हैं? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ना? 2 क्वेश्चन आपने ऊपर कन्फर्म कर लिए वाले लेसन से। तीसरा आता है आपका इसके अंदर जो है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि शिक्षा के अलग-अलग रूप हैं, वो कौन-कौन से हैं? देखो, सबसे पहला आता है औपचारिक, फिर आता है निरौपचारिक और तीसरा आता है आपका अनौपचारिक। तो तीनों को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, बहुत साधारण शब्दों में, जिससे कि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखो भैया, औपचारिक यानी कि फॉर्मल, है ना? विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में औपचारिक तरीके से दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक कहलाती है। एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा, एक जगह होगी, जहाँ पर एक शिक्षक और एक जो है अ, विद्यार्थी एक दूसरे के समान होंगे और शिक्षक जो है वो जो भी चीज़ें देगा वो जो है शिक्षार्थी जो है वो उसको ग्रहण करेगा, ठीक है? छात्र उसको ग्रहण करेगा। तो ये शिक्षा क्या कहलाएगी? औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। औपचारिक इन द सेंस कि आपका एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा, निश्चित जगह की जाएगी और एक निश्चित समय होगा जिसमें आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे। यही शिक्षा आपकी औपचारिक शिक्षा कहलाएगी, ठीक है? उसके बाद में आता है आपका इसमें निरौपचारिक शिक्षा। अब क्या है, ये निरौपचारिक है, यानी कि ये शिक्षा होगी तो वैसी, इसमें भी विद्यालय, महाविद्यालय इनकी सीमा में नहीं माना जाता इनको, परंतु इसका पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं। इनकी योजना में भी काफ़ी लचीलापन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना होता है खाली। अब जैसे शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है कि सीखने का स्थान, समय, शिक्षण विधि को उन्हीं की सुविधा अनुसार में निश्चित किया जाएगा। जैसे आपकी खुली शिक्षा, सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये सब शिक्षा इसके अंदर आती है। ठीक है? अब जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं वो इसी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। फिर आता है आपका अनौपचारिक, लास्ट। इसमें क्या होता है, इसमें ना तो कोई निश्चित योजना होती है, ना ही निश्चित उद्देश्य होता है, ना ही कोई पाठ्यक्रम होता। यह शिक्षा आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, मानव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। बच्चों की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक तरीके से सबसे पहले घर में शुरू होती है, उसके घर के अंदर। अच्छा हाँ, सॉरी मैं इसमें बताना भूल गया आपको कि ये जो निरौपचारिक आपकी जाती कि जो आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से आप ले रहे हो, ये भी आपकी निरौपचारिक शिक्षा है। ठीक है? इसमें भी आप क्या कर रहे हो, आप जान ही रहे हो। आप बस जो है दूरस्थ शिक्षा है ना, ये खुली शिक्षा, है ना? तो ये सारी की सारी शिक्षा आपकी इसी के अंदर आ जाएगी। हाँ, निरौपचारिक में क्या है, जैसे कि आपको जो बाहर से सारी मिल रही है ना?
आउटसाइड से आपको जो भी एजुकेशन मिल रही है, आपके घर के अंदर एक माँ अपने बच्चे को सिखा रही है, ये सब सारी सारी की सारी चीज़ें जो है वो ये अनौपचारिक में आ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो आपने ये सारा का सारा लेसन जो है अपना अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब लेसन कंप्लीट हो जाने के बाद में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इस लेसन में से आपके जितने भी शब्दावली हैं, जो आपने वर्ड अभी तक आपने पढ़े थे, तो उनको यहाँ पर हम एक एक लाइन के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। औपचारिक स्कूल कॉलेज विद्यालयों में औपचारिक रूप से दी जाने वाली शिक्षा। अनौपचारिक ऐसी शिक्षा जिसकी कोई निश्चित योजना और निश्चित स्थान नहीं होता, ठीक है, उन्हें अनौपचारिक कहते हैं। निरौपचारिक, ये औपचारिक शिक्षा की तरह निरौपचारिक शिक्षा की भी विद्यालय महाविद्यालयों को आदि की सीमा में सीमित ही नहीं है, बल्कि इनके उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित है और इनकी योजना में काफी लचीलापन होता है, ये निरौपचारिक। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है। उसके बाद में आपका एक है आपका शैक्षणिक अनुशासन क्या है। ज्ञान की उस शाखा को संदर्भित करता है जिसमें लोग, विशेषज्ञता, परियोजनाएं, पूछताछ, समुदाय और अनुसंधान शामिल है। ये सब कुछ जो है आपका शैक्षणिक अनुशासन के अंदर आता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताए थे ऊपर, सबसे पहले देखो, शिक्षा के संकुचित व्यापक अर्थ को बताइए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि ये हमारी कौन सी हो गई, व्यापक हो गई, है ना। व्यापक शिक्षा हो गई, याद रखिएगा। एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके उत्पादन के रूप में शिक्षा से किस प्रकार से भिन्न ये प्रक्रिया बतानी है, उसकी आपको कौन कौन सी प्रक्रिया से उसको चल के आती है वो, और उपयुक्त उदाहरणों के साथ में शिक्षा के विभिन्न रूपों को बताइए। तो ये शिक्षा के रूप बताने हैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके पूरे 20 नंबर यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।